नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं धर्मेश्वर गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का अब जीतेंगे पर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, आप सभी को मेरी तरफ से और टीम अब जीतेंगे की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप पर आशीर्वाद बनाए रखे, आपको शक्ति प्रदान करे कि आप और अधिक से अधिक मेहनत करके अपनी आगामी परीक्षाओं में सफलता को प्राप्त करें। इसी श्रृंखला में टीम अब जीतेंगे के द्वारा शुरू किया गया है एक नया सीरीज जिसका नाम है अब जीतेंगे कॉन्सेप्ट। आज ये हमारा इसका तीसरा लेक्चर है जिसमें मैं आज आपको आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने वाला हूं। थंबनेल से आपको पता चली गया होगा, आज के इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के बारे में। ये इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं कि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में आपका कार्य सिर्फ प्रश्नों से नहीं चलेगा, आपको उस टॉपिक पर बेहतर समझ के लिए उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इसीलिए अब जीतेंगे के द्वारा YouTube पर पहली बार कॉन्सेप्ट सीरीज लाई गई है जिसमें अब आपको हर टॉपिक कॉन्सेप्ट में समझाया जाएगा, वो भी उस टॉपिक से रिलेटेड MCQ के साथ। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहां पर डेली सुबह 10:30 बजे लेकर आते हैं आपके लिए GS का एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQ के साथ, जो कि आपकी तैयारी में एक आपको नई धार देगा। साथियों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके अब जीतेंगे के इस परिवार से जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि इसका नोटिफिकेशन, हर नए कॉन्सेप्ट की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथियों, चलिए, आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरुआत करते हैं हम अपने आज के इस लेक्चर की। तो आज हम बात करने वाले हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। हम टच करेंगे इनके हर उस पहलू को जहां से परीक्षा में आपके प्रश्न बनते हैं। इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानेंगे, किन किन चीजों का, किन किन कुरीतियों का भारतीय समाज में इनके द्वारा विरोध किया गया, उनके बारे में हम थोड़ा सा हल्का सा समझेंगे, और कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं से ये संबंधित रहे जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, किन किन संस्थाओं की इन्होंने स्थापना की, और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं MCQ अंत में हम वो करेंगे। तो साथियों, बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक इस लेक्चर को ध्यान से लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अंत में मैं पूछूंगा आपसे 10 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जिनका जवाब आपको इसी लेक्चर से मिलेगा। इसके लिए आपको बिल्कुल धैर्य और स्थिरता के साथ में इस लेक्चर को लेना होगा। हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा अब जीतेंगे पर। साथियों, ऐप जीतेंगे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और जहां पर आपको जो है यहां पर इसका PDF भी मिल जाएगा। बहुत से स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि जब हमें PDF मिल ही जाएगा तो हम क्लास क्यों लें। साथियों, PDF में सिर्फ फैक्ट्स लिखे हुए होते हैं, एक्सप्लेनेशन के लिए आपको क्लास लेनी पड़ेगी। लिखा तो किताबों में भी हुआ होता है साथियों, लेकिन समझने के लिए हमको क्लास की आवश्यकता होती है, एक टीचर की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजा राम मोहन राय, जैसा कि आप सभी जानते हैं इनके बारे में, इनका प्रारंभिक जीवन हमें सबसे पहले देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय का जो प्रारंभिक जीवन था वो क्या था। तो इनका जो जन्म हुआ साथियों, इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म 1772 में, इनका जन्म 1772 में साथियों बंगाल के राधा नगर में हुआ। कहां हुआ? बंगाल के राधा नगर में हुआ। बंगाल का विभाजन तो बाद में हुआ था ना। इनका जन्म 1772 में बंगाल के राधा नगर में हुआ। इनके पिता का नाम और माता का नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनके पिता का नाम था रमाकांत, और इनकी जो माता जी थी उनका नाम था तारिणी देवी। माता कौन थी माय डियर? तारिणी देवी। ठीक है। इसके बाद इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में मैं बात करूं तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में भी नौकरी की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य किया।
ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य किया। और इसके साथ साथ माय डियर ये लेखक भी थे और ये बहुत ही ओजस्वी और तेजस्वी पत्रकार थे। ठीक है साथियों, आगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि इनकी जो मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल में हुई। मृत्यु कब हुई इनकी? 1833 में हुई ब्रिस्टल में। ठीक है, चलिएगा, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ 2-4 पॉइंट थे जो कि आपके इनके प्रारंभिक जीवन से संबंधित थे, जो कि आपको पता होने चाहिए इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। यहां से परीक्षा में कभी कभी प्रश्न जो है माय डियर पूछ लिया जाता है। जन्म 1772 में हुआ, मृत्यु 1833 में हुई। बंगाल के राधानगर में इनका जन्म हुआ। पिता रमाकांत, माता तारिणी देवी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इन्होंने कार्य किया था। ये लेखक थे माय डियर और ये पत्रकार भी थे। आगे देखिएगा, राजा राम मोहन राय को हमारे भारत में एक समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। आधुनिक पुनर्जागरण का पिता इन्हें कहा जाता है। इनको कई उपनाम दिए गए थे, इनके कई उपनाम थे साथियों। तो मैं बात कर लेता हूं कि इनके कौन कौन से उपनाम इनको दिए गए थे जो कि परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो इनके उपनाम देखिएगा, इनको भारतीय समाज सुधारक कहते हैं। भारतीय समाज सुधारक। ठीक, इन्होंने जो कुरीतियां थी उनको दूर करने का कार्य किया। दूसरा, इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं या जनक भी कहते हैं। भाई पिता का हिंदी में पर्यायवाची जनक होता है, तो इनको जनक भी कह दिया जाता है। तो इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। इनको राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। राष्ट्रवाद का जनक भी कहते हैं इनको, या इनको राष्ट्रवाद का पैगंबर कहते हैं। राजा राममोहन राय ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी कार्य किया, उसको भी आगे बढ़ाया और भारत में फैली हुई जो कुरीतियां थी उनको भी खत्म करने का कार्य इन्होंने किया था। राष्ट्रवाद का जनक या पैगंबर इन्हें कहा जाता है। आधुनिक भारत का भी पिता इन्हें कहा जाता है। हमारे भारत में जो आधुनिकता थी, आधुनिक भारत का पिता इन्हें कहा जाता है। पाश्चात्य शिक्षा के ये सपोर्टर थे। पाश्चात्य संस्कृति के तो नहीं थे, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा के ये काफी सपोर्टर थे। परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रवाद का जनक कौन या किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आपको नाम दिए होंगे, तो आपको जो है ये पता होना चाहिए कि भाई किसको कहा जाता है। तो चाहे राष्ट्रवाद का जनक कहो या पैगंबर कहो, आधुनिक भारत का पिता कहो, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहो, या भारतीय समाज सुधारक, वो थे राजा राममोहन राय आपके। साथियों, इन्होंने भारत में फैली हुई कुरीतियों को दूर किया, अंधविश्वास को दूर किया। मुगल शासन की समाप्ति हुई थी। शिक्षा का स्तर बहुत ही अधिक गिरा हुआ था। चुनिंदा लोग, मुट्ठी भर लोग भी, इनसे भी संख्या कम, ये लोग आपके शिक्षित थे। कहने का तात्पर्य यह है, इसीलिए इनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। आधुनिक भारत हम किसे कहते हैं? आधुनिक भारत कहते हैं वो भारत जहां पर बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, जहां पर तर्क शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जहां अंधविश्वास नहीं है, जहां समाज में कुरीतियां नहीं है, ढोंग नहीं है, आडंबर नहीं है। वो सब आपके आधुनिक भारत का आधार है। उन सबको दूर करने का कार्य, उसको दूर करने की शुरुआत राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। बाद में आपके और भी समाज सुधारक आए थे, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन। देयर आर सो मैनी सोशल रिफॉर्मर, बट राजा राममोहन राय ने इसकी शुरुआत की। साथियों, कौन कौन सी ऐसी कुरीतियां थी जिनका इन्होंने विरोध किया या जिससे वे जुड़े हुए थे? तो इन्होंने जो विरोध किया, राजा राममोहन राय ने जिन जिन चीजों का विरोध किया, किन किन चीजों का विरोध किया साथियों, ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले देखिएगा साथियों, इनके द्वारा सबसे प्रमुख रूप से सती प्रथा का विरोध किया गया। इनके द्वारा
सबसे प्रमुख रूप से सती प्रथा का विरोध किया गया। उस समय भारत में सती प्रथा लागू थी। अभी मैं एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा करूंगा, मैं पहले मेंशन कर देता हूं। सती प्रथा का इन्होंने प्रमुख रूप से विरोध किया। दूसरा, इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। माय डियर, बाल विवाह का विरोध किया। पर्दा प्रथा का इन्होंने विरोध किया कि पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए महिलाओं के लिए। जातिवाद का इन्होंने विरोध किया। माय डियर, जातिवाद का विरोध किया। कर्म कांड का इन्होंने विरोध किया। पुरोहित वर्ग को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। कर्म कांड जो किसके द्वारा किया जाता था? पुरोहित वर्ग के द्वारा किया जाता था। अब देखिएगा साथियों, इन सब का क्या मतलब था, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। ये एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए बहुत आवश्यक है माय डियर, तो इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं यहां पर कि क्या मतलब है इन सब चीजों का। सती प्रथा ये एक ऐसी कुप्रथा थी जहां पर किसी भी विवाहित स्त्री का जब पति, उसके पति की मृत्यु हो जाती थी, तो जब उसके पति का अंतिम संस्कार किया जाता था तो उसके पति के साथ चिता पर उस महिला को भी जला दिया जाता था जीवित। यह थी आपकी सती प्रथा। इस पर रोक लगाने के लिए राजा राम मोहन राय ने काफी कार्य किया और इसकी मैं भी आगे चर्चा करूंगा। विलियम बेंटिक के शासन काल में इन्होंने एक अधिनियम पास करवाया, सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम इनके द्वारा जो है पास करवाया गया। दूसरा, इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया साथियों। छोटी छोटी कन्याओं का 10 वर्ष 8 वर्ष की लड़कियों का विवाह अधिक उम्र के पुरुषों के साथ कर दिया जाता था। और कहीं ना कहीं अगर आप गौर करेंगे तो बाल विवाह कहीं ना कहीं सती प्रथा की जड़ था, क्योंकि सती प्रथा में अधिक उम्र के पति की जब मृत्यु हो जाती थी तो ऐसी स्थिति में उस छोटी उम्र की लड़की को जीवित जो है चिता पर जला दिया जाता था। तो वे कहीं ना कहीं ऐसा मानते थे कि ये जो आपका बाल विवाह है, ये आपका कहीं ना कहीं जड़ है सती प्रथा का साथियों। पर्दा प्रथा, लड़कियों के द्वारा जो पर्दा प्रथा की जाती थी उनको पर्दे में रखा जाता था। जातिवाद के खिलाफ भी इन्होंने जो है बहुत ज्यादा कार्य किया। कर्मकांड पुरोहित वर्ग के द्वारा, राजा राममोहन राय का मानना यह था कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए सिर्फ एक विशेष वर्ग यानी ब्राह्मण वर्ग ही क्यों हो। उनका यह मानना था कि ये जो है पुरोहित, ये जो कर्मकांड कराते हैं, ये ढकोसलेबाजी है, ये आडंबर है, इसका कहीं कोई भी महत्व नहीं है। ये सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए झूठी बातें समाज में फैलाते हैं और जनता को डराने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। और उस डर के कारण लोग जो है धर्म कर्म की क्रियाओं को कराते हैं, फिर चाहे वे इसमें आर्थिक रूप से मजबूत हो या ना हो। तो कर्मकांड जो पुरोहित वर्ग के लिए, उनका यह कहना था कि यह कार्य पुरोहित वर्ग की क्यों करे, कोई और वर्ग के लोग क्यों नहीं कर सकते। ये जो असामाजिक असमानता थी, इसके लिए भी इन्होंने काफी कार्य किया साथियों। तो इन सभी चीजों का विरोध किया। सती प्रथा का विरोध इन्होंने प्रमुख रूप से किया था। इसको मैं अभी विस्तार से जो है आपको बताऊंगा, इनके द्वारा जो किए गए कार्य थे उनके द्वारा, इसमें मैं भी विस्तार से इसके बारे में चर्चा करूंगा। अब देखिएगा कौन कौन सी ऐसे पत्र और पत्रिकाएं थी, कौन से ऐसे साहित्य थे जिनसे इनका नाम जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कौन कौन सी पत्रिकाएं एवं साहित्य जिनके द्वारा, जिनसे ये जुड़े हुए थे माय डियर। तो यहां पर देखेंगे हम लोग कौन कौन सी ऐसी पत्रिकाएं और साहित्य हैं जिनसे इनका नाम जो है कनेक्टेड था साथियों। सबसे पहले देखेंगे, इन्होंने, राजा राममोहन राय ने फारसी भाषा में सबसे पहले एक पुस्तक लिखी, तोहफत उल मुवाहिदीन। तोहफत उल मुवाहिदीन, ये इन्होंने फारसी भाषा में एक पुस्तक लिखी। किसमें लिखी इन्होंने माय डियर? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में इन्होंने ये पुस्तक लिखी माय डियर। ये एक पुस्तक है जो कि लिखी गई राजा राममोहन राय के द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि राजा राममोहन राय हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू सभी भाषाओं में पारंगत थे, महान लेखक थे, पत्रकार थे, ओजस्वी पत्रकार थे।
तोहफतुल मुवाहिदीन पहली पुस्तक फारसी भाषा में इनके द्वारा लिखी गई। इसके बाद ये जो है राजा राम मोहन राय, ये इन्होंने मिरातुल अखबार का संपादन किया। मिरातुल अखबार से ये संबंधित है माय डियर। मिरातुल अखबार के बाद में इन्होंने एक पत्रिका लिखी, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक पुस्तक और लिखी। इन्होंने ईसाई धर्म का भी, क्रिश्चियन का भी अध्ययन किया हुआ था। इन्होंने एक पुस्तक और लिखी, अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। कौन सी पुस्तक लिखी माय डियर? अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये पुस्तक जो है इनके द्वारा माय डियर लिखी गई थी, अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद क्या था? इसका मतलब था एकेश्वरवादियों को उपहार। क्या था? एकेश्वरवादियों को उपहार। यानी मोनोथिस्ट जो थे, जो मोनोथिस्ट थे, उनको जो है उपहार। एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक, राइट। जो ईश्वर में विश्वास करते हैं उन्हें हम आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते उन्हें हम नास्तिक कहते हैं। तो जो एक ईश्वर को मानने वाले थे मोनोथिस्ट, उनको एक उपहार यानी एक पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई थी। साथियों, राजा राम मोहन राय ने पहली पुस्तक फारसी भाषा में तोहफतुल मुवाहिदीन लिखी। मिरातुल अखबार से ये संबंधित रहे, संपादन किया इसका। संवाद कौमुदी इन्होंने लिखी। बांग्ला में इन्होंने जो है कई पुस्तकें लिखी। अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने एकेश्वरवादियों को पार करके ये एक पुस्तक लिखी। इनका मानना यह था कि एक ही ईश्वर होता है, एक ही ईश्वर होना चाहिए। यहां पर इन सभी पत्र पत्रिकाओं से ये जुड़े रहे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है राजा राम मोहन राय के जीवन में, कि कौन कौन सी संस्थाओं से जो है जुड़े रहे, और हम यहां पर लिखेंगे प्रमुख संस्थाएं। यहां पर हम क्या लिखेंगे? प्रमुख संस्थाएं, वे ऑर्गेनाइजेशंस। साथियों याद रखिएगा, मेरे इन्हीं नोट्स से आपके परीक्षा में क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के लिए। याद रखिएगा साथियों, यहां पर आपको बिल्कुल भी ये भूल करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल टू दी पॉइंट इसी तरह के प्रश्न आपके बनेंगे। संस्था देखिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में प्रथम संस्था आत्मीय सभा का, प्रथम संस्था कौन सी है? आत्मीय सभा का या आत्मीय सभा की स्थापना की गई। तो याद रखना है, परीक्षा में दो तरह से यह प्रश्न आपसे बनेगा। यह तो यह पूछ सकता है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा पहली संस्था कौन सी थी? तो आत्मीय सभा थी। और इसकी स्थापना कब की गई माय डियर? तो इसकी स्थापना की गई 1815 में। दूसरा देखिएगा साथियों, 1817 में इन्होंने माय डियर डेविड हेयर के सहयोग से, डेविड हेयर ये एक अंग्रेज था माय डियर, डेविड हेयर के सहयोग से क्या किया? हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाई। कहां पर? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाई। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? डेविड हेयर के सहयोग और प्रयासों से राजा राम मोहन राय ने। डेविड हेयर एक घड़ी साज था, घड़ी बनाने वाला था। यह सन 1800 में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत में आया था। यह एक घड़ी साज था। इसने भारत में शिक्षा के लिए बहुत अधिक कार्य किया। राजा राम मोहन राय इनके संपर्क में आए और 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के सहयोग से जो है की गई कलकत्ता में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा साथियों, 1825 में माय डियर याद रखिएगा, 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज
1825 में। माय डियर याद रखिएगा कौन सी सन है यहां पर। (1825) में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। अब जो सबसे बड़ी घटना हुई राजा राम मोहन राय के जीवन में, जिसके लिए बेसिकली इन्हें जाना जाता है साथियों, तो याद रखिएगा अगले पॉइंट में हम लिखेंगे अगस्त 1828 में। अगस्त 1828 में इनके द्वारा ब्रह्म सभा की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? ब्रह्म सभा की स्थापना की गई, जो कि बाद में, जो कि आपके बाद में क्या बन गया? यही ब्रह्म सभा बाद में ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुई। माय डियर, किस नाम से प्रसिद्ध हुई? ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से क्या हुआ? जाना गया। ब्रह्म समाज के नाम से इसको क्या किया गया माय डियर? इसको जाना गया। ब्रह्म समाज के नाम से इसको जाना गया। ये इनके लिए सबसे एक बड़ी प्रमुख संस्था थी, जो बाद में इसने बहुत ज्यादा जो है कार्य किया। अब देखिएगा साथियों, अगला जो कार्य इनके द्वारा किया गया वो था 1829 में। 1829 में विलियम बेंटिक के सहयोग से, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल। 1829 में विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल के सहयोग से, इनके सहयोग से सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम लागू किया गया। क्या मतलब था? विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ने एक ऐसा कानून बना दिया कि अब 1829 के बाद यदि कोई भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को जीवित उसकी चिता पर जलाया जाएगा माय डियर, तो यह कानूनन अपराध होगा। इसके लिए सरकार के द्वारा सजा दी जाएगी। अब यह गैर कानूनी हो चुका है। अब इसके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल भी, 1% भी, 1% भी। भारत में सती प्रथा को बिल्कुल पूर्ण रूप से अवैध घोषित कर दिया गया। इसी कार्य के लिए राजा राम मोहन राय का जीवन सफल हुआ, जिस चीज के लिए वो, जिस कुरीति को वो खत्म करना चाहते थे साथियों। 1829 में विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल के सहयोग से सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम जो है लागू किया गया साथियों। ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है और ये आपकी परीक्षा के भी लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको यहां पर याद रखना है। आगे देखिएगा, अगले पॉइंट में देखिएगा कि इनको जो है, इनको आगे 1830 में माय डियर, 1830 में देखिएगा अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? राजा की उपाधि दी गई। इनका नाम राम मोहन राय था माय डियर। इनके आगे राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय जब इनको कहा गया, वो अकबर द्वितीय ने दी थी, के द्वारा राजा की उपाधि दी गई माय डियर। इसके बाद 1833 में इनकी मृत्यु ब्रिस्टल में हुई, क्योंकि अकबर द्वितीय ने पेंशन के सिलसिले में, अपनी पेंशन को बढ़वाने के सिलसिले में ब्रिटिश सरकार से बात करने के लिए इनको ब्रिस्टल लंदन भेजा था,
जहां पर मेनिंजाइटिस रोग के कारण जो है माय डियर इनकी मृत्यु हो जाती है। वहां पर आज भी इनकी जो है समाधि बनी हुई है। यहां पर आपको याद रखिएगा 1833 में मेनिंजाइटिस किसके कारण? मेनिंजाइटिस के कारण। मेनिंजाइटिस रोग के कारण। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मस्तिष्क बुखार, माइंड का जो फीवर हो जाता है उसको मस्तिष्क बुखार कहते हैं। 1833 में मेनिंजाइटिस रोग के कारण इनकी क्या हो जाती है? रोग के कारण मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा साथियों, यहां पर इनकी ये जो मुख्य चर्चा थी जो हमने की, मुख्य चर्चाओं में हमने इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जाना, क्या इनके उपनाम थे, किन पत्र पत्रिकाओं साहित्य से ये जुड़े रहे, किन संस्थाओं से ये जुड़े रहे, और क्या इनके मुख्य कार्य थे जिनके लिए इनको सराहा जाता है। अब इसमें जो आखिरी चर्चा रह गई है, अब हम थोड़ा सा ब्रह्म समाज के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। अब मैं थोड़ा सा ब्रह्म समाज के बारे में आपको बता देता हूं। ये जो आपका ब्रह्म समाज था, इसकी जो स्थापना हुई माय डियर, आप देखिएगा ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई ये हुई थी आपकी 1828 में। ये स्थापना कब हुई? 1828 में। ठीक है साथियों, याद से देख लिया आपने। 1828 में जो है ब्रह्म समाज की क्या हो रही है? स्थापना। इसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो देवेंद्रनाथ टैगोर इस संस्था से जुड़ते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़े अनुयायी थे राजा राममोहन राय के, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद इसमें केशव चंद्र सेन भी प्रवेश करते हैं। इसके बाद ब्रह्म समाज का हो जाता है माय डियर विभाजन। ब्रह्म समाज का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है, और यहां पर हो गया ब्रह्म समाज का विभाजन। और ये विभाजन जो होता है ब्रह्म समाज का माय डियर, ये होता है आपका 1865 में। 1865 में जब ब्रह्म समाज का विभाजन होता है तो यहां पर आपको दो संस्थाएं मिलती हैं। एक तो ब्रह्म समाज में से एक संस्था निकल गई भारतीय ब्रह्म समाज। कौन सी निकल गई? भारतीय ब्रह्म समाज। क्या समझ में आई बात आपके? भाई ब्रह्म समाज है, 1828 में स्थापना हुई राजा राममोहन राय के द्वारा। बाद में इनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको संभाला। देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद इसमें केशव चंद्र सेन आए, और 1865 में जब विवाद हुआ तो इसमें से एक शाखा निकल गई भारतीय ब्रह्म समाज की। यह शाखा निकली आपकी 1866 में। 1866 में इसकी स्थापना हुई, और किसके द्वारा हुई? केशव चंद्र सेन के द्वारा। केशव चंद्र सेन के द्वारा। यानी ब्रह्म समाज में यहां पर होता है पहला विभाजन माय डियर। यहां पर कौन सा विभाजन होता है? पहला विभाजन होता है। और ये जो शाखा थी, जो पहले वाली शाखा थी, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया आदि ब्रह्म समाज। इसका नाम क्या हो गया? आदि ब्रह्म समाज। और इसकी स्थापना किसने की माय डियर? ये याद रखिएगा, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इनकी स्थापना, मतलब इसका नाम बदल गया था, थी तो ये ब्रह्म समाज ही ना। इसमें से जब भारतीय ब्रह्म समाज निकल गई तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने उसका नाम ब्रह्म समाज रखना उचित नहीं समझा। उन्होंने इस ब्रह्म समाज का नाम बदलकर आदि ब्रह्म समाज कर दिया, और इसके संस्थापक हो गए देवेंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद आपके भारतीय ब्रह्म समाज में, आदि ब्रह्म समाज तो अलग हो गया, इसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज में एक और विभाजन हुआ, द्वितीय विभाजन हुआ, तो तीसरी एक शाखा निकली साधारण ब्रह्म समाज। आगे क्या निकला? दूसरा विभाजन देखिएगा, द्वितीय विभाजन यहां पर हुआ, और द्वितीय विभाजन के उपरांत, द्वितीय विभाजन के उपरांत द्वितीय विभाजन के उपरांत यहां पर क्या हुआ माय डियर?
तो द्वितीय विभाजन के उपरांत यहां पर साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। कैसे देखेंगे साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई। पहला विभाजन भारतीय ब्रह्म समाज निकला, पहला वाला आदि ब्रह्म समाज हो गया। अब ये जो भारतीय ब्रह्म समाज था, इसका स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा हुई। तो केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज चला रहे थे। अब 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन हो गया। कब हो गया ये द्वितीय विभाजन? द्वितीय विभाजन हो गया आपका 1878 में। क्यों हो गया भैया ये विभाजन? क्योंकि सुनिएगा, कहीं ना कहीं विभाजन तब होता है जब फूट पड़ती है। केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास करवाया, लड़कियों की आयु से संबंधित, और इसमें कहा गया कि लड़कियों के विवाह की उम्र 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह नहीं कर सकते हैं। ये केशव चंद्र सेन ने ही प्रयासों से, अपने प्रयासों से जो है इसको जो है सफल बनाया। लेकिन 1878 में क्या हुआ माय डियर? 1878 में केशव चंद्र सेन, जिन्होंने खुद इस नियम को बनवाया, इस कानून को बनवाया, इन्होंने अपनी 12 वर्ष की बेटी का विवाह बिहार कूच के राजा के साथ कर दिया। कितनी अजीब बात है, सोच के देखिए। एक व्यक्ति जो रिफॉर्मर है, जो सुधारक है, वो एक कानून बना रहा है कि 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह नहीं कर सकते। उसने अपनी बेटी की शादी, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, बिहार कूच के राजा के साथ कर दी। यह सुन के भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। अब फूट पड़ गई तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी गई। किसके द्वारा कर दी गई माय डियर? तो इसके थे आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री। कौन थे? एवं शिवनाथ शास्त्री। चलिए माय डियर, आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री। समझ में आ रही है बात आपको? यहां तक कोई किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? तो ये था आपके ब्रह्म समाज में 3 शाखाएं आपकी बनी। यहां पर आपने समझ लिया होगा साथियों, 1828 में पहला विभाजन, 1865 में साथियों इस तरह से भारतीय ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज बना। अब मैंने आपको इस लेक्चर में जो भी पढ़ाया है उसको मैं एक बार 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं साथियों, और फिर लगाएंगे हम आपके साथ में प्रश्न। आप देंगे इन प्रश्नों का उत्तर साथियों। चलिए फटाफट से देखते हैं। हमारा टॉपिक था राजा राममोहन राय। प्रारंभिक जीवन, जन्म 1772 में बंगाल के राधानगर में। पिता इनके रमाकांत, माता तारिणी देवी। ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने कार्य किया। लेखक पत्रकार थे। मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल में, लंदन में। माय डियर आगे चलिएगा साथियों, इनके उपनाम आपको पता होने चाहिए। तो इनके उपनाम क्या है देखिएगा। भारतीय समाज सुधारक रहे। भारतीय पुनर्जागरण का इन्हें पिता या जनक कहा गया। राष्ट्रवाद का जनक या पैगंबर कहा गया। आधुनिक भारत का पिता इनको कहा जाता है। इन्होंने विरोध किया सती प्रथा का, बाल विवाह का, पर्दा प्रथा का, जातिवाद का, कर्मकांड का, पुरोहित वर्ग के द्वारा जो है किया जाता है। आगे देखिएगा, पत्रिकाओं से जिनसे ये जुड़े हुए थे, तोहफतुल मुवाहिदीन फारसी भाषा में इन्होंने पुस्तक लिखी। मिरातुल अखबार से जुड़े रहे। संवाद कौमुदी से ये जुड़े रहे। अ गिफ्ट टू मोनोथिस्टिकेश्वरवादियों को उपहार, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। आगे चलिएगा, आगे चले। इसमें प्रमुख संस्थाएं, इनके द्वारा पहली गठित संस्था 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई माय डियर। 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी कलकत्ता में। डेविड हेयर एक घड़ी साज था, भारत में आया था, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है इनके द्वारा की गई माय डियर। आगे चलिएगा, अगस्त 1828 में इनके द्वारा ब्रह्म सभा की स्थापना की गई, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। याद रखेंगे बाद में, ठीक है ना। आगे देखिएगा, 1829 में विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल के सहयोग से, विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल के सहयोग से सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम लागू करवाया गया इनके द्वारा। अब यहां पर सती प्रथा गैर कानूनी हो गई थी। आगे देखिएगा, 1830 में अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि जो है इनको दी गई थी। 1833 में मेनिंजाइटिस रोग के कारण इनकी
मृत्यु हो जाती है। अब ब्रह्म समाज के बारे में देखा, 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। पहला विभाजन 1865 में होता है। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में केशव चंद्र सेन के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा साथियों आगे, द्वितीय विभाजन के उपरांत जब 1878 में हुआ तब आपका साधारण ब्रह्म समाज बना। क्यों बना उसकी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं। आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा, इनके द्वारा यहां पर क्या किया गया, इसकी स्थापना हुई। तो ये था राजा राममोहन राय से संबंधित पूरा कंप्लीट लेखा जोखा आपके सामने मैंने कर दिया इस लेक्चर में। चलिए फटाफट से देखते वे सभी प्रश्न जो इनसे संबंधित आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाएंगे। चलिए जांचिए कि आपने कितनी ध्यान से, कितने प्रेजेंस ऑफ माइंड से इस लेक्चर को लिया है। आप अगर सभी प्रश्नों का उत्तर सही देते हैं तो यकीन मानिए साथियों इस सीरीज की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। क्योंकि अगर हमने आप सभी को एक एक करके धीरे धीरे डेली एक कॉन्सेप्ट आपको अगर हम देते चले गए साथियों, 10:30 बजे क्लास आ जाती है, डेली एक नया टॉपिक आ जाता है साथियों। फटाफट से 10:30 बजे जो है यूट्यूब चैनल अब जीतेंगे पर आइएगा, बिल्कुल प्रीमियर में हिस्सा लीजिएगा और साथ के साथ लाइव चैट में कमेंट में जो है उत्तर लिखिएगा। चलिए साथियों अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं वे सभी प्रश्न जो अभी अभी मैंने इस लेक्चर में पढ़ाए हैं। देखते हैं कि आप इन प्रश्नों का उत्तर कितना बेहतरीन और सटीक तरीके से दे पाते हैं। चलिए साथियों अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपके सामने। तो पहला प्रश्न है कि आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को, स्वामी विवेकानंद को, महात्मा गांधी को या राजा राममोहन राय को। फटाफट से साथियों उत्तर दीजिएगा। अभी अभी मैंने इस लेक्चर में आपको इस प्रश्न के बारे में बताया है जहां पर मैंने चर्चा की थी कि राजा राममोहन राय के उपनाम। बिल्कुल सही उत्तर सोचा है आपने, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय इज द करेक्ट आंसर माय डियर। राजा राममोहन राय को ही हम आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता के रूप में देखते हैं। बेटा ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है माय डियर, राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की। क्या प्रश्न पूछ रहा है आपसे, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की। फटाफट से उत्तर दीजिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, अकबर द्वितीय ने या विलियम बेंटिक ने। साथियों फटाफट से उत्तर दीजिएगा कि राममोहन राय जो एक प्रसिद्ध भारतीय सुधारक थे, किसने इनको राजा की उपाधि दी। बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं साथियों आप लोग, अकबर द्वितीय। मुगल शासन के अकबर द्वितीय ये जो थे इन्होंने इनको राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी माय डियर। इन्होंने ही इनको लंदन भेजा था अपनी पेंशन को बढ़वाने के सिलसिले में, राजा की उपाधि दी थी, अपने खर्चे पर इनको भेजा था ब्रिटिश सरकार से बात करने के उद्देश्य से। चलिए साथियों बहुत शानदार तरीके से आपने दोनों प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया है। बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की ओर साथियों। राजा राममोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राजा राममोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी। एक तो ये चीज क्लियर हो गई कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, राजा राममोहन राय ने की। एक तो ये कंफर्मेशन हो गया आपको कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, राजा राममोहन राय ने की। अब उत्तर आपको देना है कि कब की। 1815 में की, जल्दी से बताइएगा, या 1817 में की, 1828 में या 1829 में। साथियों बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने 1815 में। 1815 में राजा राममोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी और ये इनके द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। इनके द्वारा स्थापित कैसी संस्था थी, प्रथम संस्था थी। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना। एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था माय डियर, को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। ठीक है, ये चाहते थे आत्मीय सभा के द्वारा
कि लोग एक ईश्वर को माने, बहुदेववाद ना करें, मूर्ति पूजा ना करें, जैसा हिंदू धर्म में माना जाता है। हालांकि राजा राम मोहन राय स्वयं एक हिंदू थे, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ, लेकिन साथियों सच बताऊं आपको तो तर्कवाद, तर्क जो व्यक्ति लगाता है उसको अंधविश्वासी नहीं माना जाता है। और उन्होंने कहा, उन्होंने ईश्वर के होने ना होने पर सवाल नहीं उठाया, उन्होंने कहा ईश्वर है, लेकिन उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता क्यों, उसके लिए किसी एक विशेष वर्ग की आवश्यकता क्यों, उसके लिए ब्राह्मण वर्ग या पुरोहित वर्ग का आधिपत्य ही क्यों उसके ऊपर। ईश्वर तो सभी के हैं और एक ही ईश्वर है, एक धर्म में एक ईश्वर माना गया है, एकेश्वरवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया। अगला सवाल देखिएगा माय डियर, सती प्रथा का उन्मूलन किसके शासन काल में किया गया था। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे माय डियर, प्रश्न को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके शासन काल में किया गया था। पूछ रहा है कि शासन काल किसका है, राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिक, अकबर द्वितीय, दयानंद सरस्वती। साथियों बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक इज द राइट आंसर माय डियर, विलियम बेंटिक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे, इन्होंने ही ये कानून जो है पास किया, यही कर सकते थे, प्रयास तो राजा राम मोहन राय का था। तो प्रश्न पूछा है किसके शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिए माय डियर, कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके सहयोग से की गई। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि हिंदू कॉलेज की, प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है ये किसके सहयोग से की गई माय डियर, जल्दी से बताइएगा। राधाकांत देव, विलियम बेंटिक, अकबर द्वितीय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फटाफट से बताइएगा कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी। चलिए आप लोग थोड़ा सा घूम गए होंगे क्योंकि इस प्रश्न में सही उत्तर नहीं दिया हुआ है साथियों। सही उत्तर मैं आपको इसका बता देता हूं, इसका कोई भी सही उत्तर नहीं है। तो 1817 में देखिए, ना तो राधाकांत देव इस प्रश्न का उत्तर है, ना विलियम बेंटिक है, ना अकबर द्वितीय है, ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, क्योंकि ना तो इसमें राजा राम मोहन राय का नाम दिया हुआ है, ना डेविड हेयर का नाम दिया हुआ है। साथियों ये प्रश्न गलत है। इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में आ जाते हैं, घबराना नहीं है, आयोग से भी गलती हो जाती है, गलत क्वेश्चन टाइप हो जाता है, कभी कभी गलत इंटेंशनली क्वेश्चन दे भी दिया जाता है ताकि थोड़ा बहुत विवाद उत्पन्न हो सके। चलिए साथियों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय के द्वारा राजा राम मोहन राय के द्वारा डेविड हेयर के सहयोग से की गई। किसके सहयोग से? डेविड हेयर, मैंने नाम लिखाया था आपको, डेविड हेयर के सहयोग से। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, डेविड हेयर के सहयोग से की गई माय डियर। चलिए फटाफट से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज 1817 में किसके सहयोग से की गई? अच्छा ये रिपीटेड मोड में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? बहुत शानदार क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो बहुत अच्छा है, उत्तर आप लोग दे देंगे, मुझे पता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1829। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया गया, विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन माय डियर देखिएगा, इनमें से किस पुस्तक या पत्रिका से राजा राम मोहन राय का संबंध नहीं है? क्या पूछ रहा है? संबंध नहीं है। क्या बताना है आपको? संबंध नहीं है, यह बताना है आपको। चलिए तो देख लेते हैं। मिरातुल अखबार से इनका संबंध है, ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट से संबंध है, संवाद कौमुदी से संबंध है, सत्यार्थ प्रकाश से इनका संबंध नहीं है, इसलिए ये इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर माय डियर, क्योंकि वो पूछ ही रहा है किससे संबंध नहीं है। तो साथियों सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे आपके दयानंद सरस्वती,
जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, दयानंद सरस्वती। और ये कौन थे माय डियर, ये याद रखना है आपको। तो ये आर्य समाज के संस्थापक थे, आर्य समाज के संस्थापक। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रश्न में से प्रश्न बनता है, प्रश्न की व्याख्या बहुत आवश्यक होती है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सती प्रथा के उन्मूलन में, सती प्रथा के उन्मूलन में राजा राम मोहन राय के विरोधी कौन थे? क्या कह रहा है प्रश्न? विरोधी बताने, मतलब एक व्यक्ति ऐसा भी था, एक शख्स ऐसा भी था जो सती प्रथा, आप सोच के देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को जीवित चिता पे जला रहे हैं। आप अगर उस दौर में होते तो आपका खून कितना खौल जाता, राजा राम मोहन राय को कितना सहयोग मिलता आपका। आज भी सोच करके आप गर्म हो जाएगा आपका खून, सोच के देखिएगा। ऐसे दौर में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो सती प्रथा को सपोर्ट करता था और राजा राम मोहन राय का विरोधी था। वो ये कहता था सती प्रथा बंद नहीं होनी चाहिए, ये लागू रहनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति रूढ़िवादी विचारधारा का था। क्या नाम है उसका? तो बताइएगा, इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? राजा राधाकांत देव। राजा राधाकांत देव माय डियर, राजा राधाकांत देव जो थे ये राजा राम मोहन राय के विरोधी थे, सती प्रथा के ये सपोर्ट करते थे उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए माय डियर। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की? तो चलिएगा इसका उत्तर बताइएगा। अगस्त 1825, अक्टूबर 1826, अगस्त 1828 या अक्टूबर 1828। माय डियर, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। इसका नाम तो ब्रह्म सभा था, बाद में इसका नाम बदल के ब्रह्म समाज कर दिया गया साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, क्या पूछ रहा है वो? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? जल्दी से उत्तर कीजिएगा साथियों। राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, शिवनाथ शास्त्री। तो साथियों अगर आप इस प्रश्न का उत्तर राजा राम मोहन राय दे रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से गलत हैं, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1866 में की थी, 1866 में माय डियर। चलिएगा, तो यहां पर आपने आज राजा राम मोहन राय के टॉपिक को और ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज के टॉपिक को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से कवर कर लिया है। आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो माय डियर, कोई वनडे एग्जाम हो या सिविल सर्विसेज का कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम हो, इस टॉपिक से कैसा भी प्रश्न आएगा आप आसानी से जो है उसका उत्तर कर देंगे। साथियों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा जब आप शेयर करेंगे तो ये वीडियो, ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट लेक्चर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचेगा साथियों। और मैं आपके लिए और अच्छे से बेहतरीन टॉपिक लेकर आ पाऊंगा। प्रतिदिन 10:30 बजे मैं आपके लिए लेकर आता हूं एक डेली कॉन्सेप्ट टॉपिक जिसमें होते हैं एमसीक्यू। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो आप करते ही हैं, करेंगे ही, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट बहुत आवश्यक है जिससे आपका फीडबैक मुझे पता चले। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आप कौन सा टॉपिक मुझसे समझना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिस टॉपिक की डिमांड सबसे ज्यादा होगी वही टॉपिक जल्द से जल्द मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि अब आप कमेंट के माध्यम से टॉपिक ऑन डिमांड भी कर सकते हैं। आपकी जिस टॉपिक की डिमांड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा साथियों। जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं आसान भाषा में, बिल्कुल टू दी पॉइंट नोट्स के फॉर्म में आपको मैं पढ़ाऊंगा वो टॉपिक। बाकी आप जिस टॉपिक की डिमांड होगी उसको तो मैं लेकर आऊंगा ही। डेली ये टॉपिक आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों, कमेंट जरूर कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।